आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछली कालांश में मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन का बिंदु शुरू किया था। मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन। हेडिंग लगाइए, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन। मैक्सवेल ने इस प्रायोगिक चित्र जो आप भी साथ साथ में बनाइए, ये मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रायोगिक चित्र है। ये W है, यहाँ पर पारा है, ये पहली स्लिट इसका नाम S1, दूसरी स्लिट S2, ये पहली चकती, ये इसका कोणीय वेग ओमेगा, इसको हम D1 नाम दे देते हैं और अगली को हम D2 दे देते हैं। ये दूसरी चकती है, इसका नाम है D2, इसके केंद्र को हम L1, इसके केंद्र को हम L2 नाम दे देते हैं और दोनों चकतियों के केंद्र के बीच की दूरी स्मॉल l है। ये तीर की दिशा में घूर्णन कर रही है। ये डिटेक्टर, जिसे हम हिंदी में संसूचक कहते हैं, ये देखिए, ये मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन का नामांकित आरेख है। इस आरेख को ध्यान से देखिए। इस आरेख में सबसे पहले O लिखा हुआ है, ये O एक भट्टी है और मैक्सवेल ने आगे देखिए चित्र में L1 और L2 दर्शा रखे हैं। ये दो पहिए हैं जो चकती के रूप में होते हैं और इनमें खांचे बनाकर एक रोड से इन्हें जोड़कर वेग वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन मैक्सवेल ने किया। और सबसे पहले O एक भट्टी है जिसमें पारा रखा गया है। भट्टी को गर्म करने पर पारे की वाष्प बनती है जो भट्टी के निकास द्वार W से बाहर प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर W भट्टी का निकास द्वार है। ये है भट्टी जिसमें पारा रखा हुआ है और W है, ये भट्टी का निकास द्वार कहलाता है। उसके बाद में जो ही पारे की वाष्प निकास द्वार की सहायता से बाहर निकलती है, यह प्राप्त पुंज है। पारे का पुंज ये इस लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। ये पारे का पुंज एक बहुत ही मोटी पट्टिका के रूप में हमें प्राप्त होता है और इसे पतला करने के लिए हम दो स्लिट S1 और S2 का प्रयोग करते हैं
ज्यों ही ये चौड़ी पट्टी का स्लिट S1 और S2 से गुजरती है संकीर्ण हो जाती है और बारीक पुंज हो जाती है, बारीक हो जाती है, और यह बारीक पुंज एक घूमती हुई ये जो चक्ति दिखाई दे रही है, इस चक्ति से गुजरती है। और इस व्यवस्था को दो चक्तिनुमा पहियों से मिलकर बनी होती है तथा इन्हें एक छड़ L1 और L2 से जोड़ा जाता है। पहियों में दो खांचे बने हुए हैं जो चित्र के द्वारा स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये पहले खांचा है, ये दूसरा खांचा है। पहियों में दो खांचे बने हुए हैं जो थीटा कोण से विस्थापित होती है, यानी इनके बीच में थीटा कोण बन रहा है। अब मान लीजिए कि इन पहियों को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। यहाँ पर कोणीय वेग ओमेगा लिखा हुआ है, चित्र से स्पष्ट है कि दोनों पहियों को ओमेगा कोणीय वेग की सहायता से घुमाया जाता है। और सबसे अंत में देखिए D लिखा हुआ है। ये D एक संसूचक है जहाँ प्राप्त पारे की वाष्प में अणुओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है। D है, इसे अंग्रेजी में डिटेक्टर या संसूचक कहते हैं। ये डिटेक्टर यानी संसूचक है। इसका क्या कार्य है? यह आने वाली प्राप्त पारे की वाष्प है, उसमें पारे की वाष्प है, उसमें पारे के अणु है और उन अणुओं की संख्या को नोट करेगा। कौन? डिटेक्टर, संसूचक। यदि दोनों चक्तियों के बीच की दूरी स्मॉल l है तथा किसी अणु विशेष का वेग v है, मान लीजिए इस पारे की वाष्प में हम कोई किसी पर्टिकुलर अणु विशेष की बात कर रहे हैं, यानी ये लगातार इस तीर की दिशा में पारे की वाष्प आ रही है। मैं मान लीजिए इस अणु की बात कर रहा हूँ। कौन से अणु की? इस अणु की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये मेरा पेन मार्कर टिका हुआ है। इस अणु विशेष का अगर मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि वेग v है, किसी अणु विशेष का वेग है v है, और संसूचक द्वारा केवल वे ही अणु संसूचित होते हैं। हम ये मान लेते हैं कि संसूचक द्वारा केवल वे ही अणु संसूचित होते हैं जिनका वेग ये है, जिनका वेग मैं इस समीकरण द्वारा लिख रहा हूँ, इस समीकरण द्वारा दिया जाता है। देखिए अणु द्वारा चक्ति को पार करने में लगा समय, देखिए ये अणु यहाँ पर आएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा, चक्ति को पार कर गया। अणु द्वारा चक्ति को पार करने में अगर लगा हुआ समय t है तो उस t का मान क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अणु द्वारा चक्ति को पार करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, L बटा V। समीकरण नंबर 1। हमने पहले भी चर्चा की है कि दोनों खांचों के बीच में कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा है। दोनों खांचों के बीच में कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा है। मैं लिख देता हूं, चूंकि खांचों के बीच कोणीय विस्थापन थीटा है, चूंकि खांचों के बीच कोणीय विस्थापन थीटा है, तो याद कीजिए कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, यानी ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। समीकरण नंबर इसे मैं दे देता हूँ 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 में रख दीजिए भाई। ये t का मान है समीकरण नंबर 1 में, ये समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए।
ओमेगा बराबर थीटा बटा ओमेगा बराबर थीटा बटा एल इंटू वी। यहाँ से मैं v का मान निकाल रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास v का मान आएगा v बराबर ओमेगा एल अपॉन थीटा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। देखिए v का मान क्या होगा, ओमेगा एल बटा थीटा प्लस 2n पाई। ये 2n पाई क्या है, 2n पाई कला है, यानी इस कण का वेग थीटा पर थीटा प्लस 2n पाई पर सामान्य प्राप्त होगा, यानी ये कला है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। अतः संसूचक पर वे ही अणु संसूचित होंगे जिनका वेग समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4 द्वारा दिया जाएगा। इस संसूचक में वे ही अणु संसूचित होंगे जिनका वेग समीकरण नंबर 3 से दिया जाता है या समीकरण नंबर 4 से दिया जाता है। संसूचक से दिए गए वेग के अणुओं की संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या तथा वेग के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। देखिए, वेग और डिटेक्टर द्वारा संसूचित होने वाले अणुओं की संख्या दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होता है। ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होता है और यह ग्राफ प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है। कौन सा ग्राफ? ये ग्राफ है, ये प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है। प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है, इसका तात्पर्य यह है कि मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन हो जाता है। इस प्रकार हमने मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन किया है। एक बार दोबारा से देखिए, ये क्या है। सबसे पहले हमने जो चित्र बनाया है उसमें ये क्या है, ये एक भट्टी है जिसमें पारा रखा हुआ है और ये क्या है, ये स्लिट S1 है, ये दूसरी स्लिट S2 है। ये दो पहिए के खांचे बने हुए हैं जिन्हें हम चकती कहते हैं। ये डिटेक्टर है जिसका काम आने वाले पारे की वाष्प के अणुओं का संसूचन करना है। ज्यों ही इस भट्टी को गर्म किया जाता है, देखिए इसे ज्यों ही गर्म किया जाता है पारे की वाष्प बनती है। ये वाष्प W निकास द्वार से बाहर निकलती है। ज्यों ही बाहर निकलती है इसकी चौड़ाई पारे के वाष्प की पट्टिका की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। ज्यों ही पारे की वाष्प की पट्टिका स्लिट S1 और स्लिट S2 से गुजरती है, बारीक हो जाती है और ये बारीक पारे की वाष्प इन चकतियों से गुजरती हुई डिटेक्टर द्वारा संसूचित की जाती है। दोनों चकतियां हैं, उन दोनों चकतियों के बीच में ये जो खांचे बने हुए हैं, इन खांचों का कोणीय विस्थापन थीटा है। चकतियां घूमती है, घूर्णन करती है और घूर्णन करती है तो इसका कोणीय वेग ओमेगा है। पहली चकती को D1 से रिप्रेजेंट कर रही हैं, दूसरी चकती को D2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिटेक्टर है, संसूचक है, आने वाली पारे की वाष्प में अणुओं की संख्या को संसूचन करने का काम करता है। और हम ये मान लेते हैं कि यह डिटेक्टर या यह संसूचक उन्हीं अणुओं को संसूचित करता है जिनका वेग समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4 द्वारा दिया जाता है। देखिए, ज्यों ही कोई पारे की वाष्प का कोई अणु है वो इस खांचे से लेकर के इस खांचे तक आता है तो पारे की वाष्प के अणु द्वारा बताइए कितनी दूरी तय की गई है।
L दूरी तय की गई है, और L दूरी तय करने में अणु द्वारा L दूरी तय करने में या अणु द्वारा चकती को पार करने में लगा समय कितना है? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय को मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और दूरी को L से, चाल V से। और खांचों के बीच में कोणीय विस्थापन थीटा है, कोणीय विस्थापन थीटा है तो कोणीय वेगों का कोणीय विस्थापन बटा समय। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में T का मान रख देते हैं। जो ही हम T का मान रखेंगे हमारे पास इक्वेशन आएगी ओमेगा बराबर थीटा V बटा L, थीटा V बटा L। यहाँ से V का मान निकालिए, V बराबर होगा ओमेगा L बटा थीटा, या इसे कला के रूप में लिखे तो थीटा प्लस 2n पाई, यानी n का मान रख देंगे 0 1 2 3, n बराबर 0 1 2 3 रखते जाओ, और इस कोणीय वेग पर, इस कोणीय विस्थापन पर ये वेग समान प्राप्त होगा, यानी पुनरावृत्ति होती है। हम लिखते थे ना छोटी कक्षाओं में, साइन का मान 2n पाई पर 0 होता है, जहाँ n का मान 0 1 2 3 4 है। इसी प्रकार ये है कला है। और समीकरण नंबर 3 और 4 से हम डिटेक्टर द्वारा संसूचित होने वाले अणुओं की संख्या, अणुओं का वेग है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 हम एक वेग मान लेते हैं, या तो 3 वाला या 4 वाला, और वह वेग कौन सा वेग? डिटेक्टर द्वारा संसूचित होने वाले अणुओं का वेग, और डिटेक्टर द्वारा संसूचित होने वाले अणुओं की संख्या, दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो वह ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है, और यह ग्राफ प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है। इस प्रकार मैक्सवेल के वेग वितरण नियम की प्रायोगिक सत्यापन की पुष्टि होती है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। हेडिंग लगाइए आप भी साथ साथ में, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी बोस और आइंस्टीन ने दी थी। हेडिंग लगाइए बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। देखिए, यह सांख्यिकी सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक एस.एन. बोस द्वारा प्रतिपादित की गई। बोस ने इसे सबसे पहले फोटोन के लिए प्रतिपादित किया। किसके लिए? फोटोन। और उसके बाद आइंस्टीन ने इसे गैस नियतांक पर प्रतिपादित किया था। इस कारण इस सांख्यिकी को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहते हैं। देखिए, इस सांख्यिकी में ये माना गया कि कण अविभेद्य है, यानी कण का विभाजन नहीं किया जाता है। और यह सांख्यिकी है ना, वो स्पिन पर डिपेंड करती है। स्पिन यानी चक्रण।
यह सांख्यिकी स्पिन पर डिपेंड करती है और उन कण द्वारा पालन की जाती है जिनकी स्पिन पूर्णांक हो, यानी ऐसे कण जिनकी चक्रण पूर्णांक हो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। और इस प्रकार की सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों को बोसोन कहा गया। यानी बोसोन किसे कहते हैं? 1 नंबर का अगर छोटा क्वेश्चन आए तो हमारा उत्तर यही होगा कि वे कण जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं उन कणों को बोसोन कहते हैं। देखिए इस सांख्यिकी में और इस सांख्यिकी की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस सांख्यिकी का पालन करने वाले कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। पाउली का अपवर्जन का नियम कौन सा है? याद कीजिए, पाउली का अपवर्जन का नियम वही है जो हम रसायन विज्ञान में पढ़कर आए हैं कक्षा 11 में। कहाँ पर पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय पढ़ा था। माना एक निकाय जिसका आयतन V है और इसमें n कण स्थित है, तो इस निकाय को विभिन्न ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना माना गया है और इन ऊर्जा स्तरों को मान लेते हैं E1, E2, E3 डॉट 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 En, और ये मान लेते हैं कि यह निकाय है वो विलगित है और इस निकाय की कुल ऊर्जा और कुल कणों की संख्या है वो नियत होगी। यानी नियत से तात्पर्य ये है कि इस निकाय में कणों की संख्या है वो N1, N2, N3 इन सभी का योग क्या होगा? N होगा, और वो N क्या है? नियत है। देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा Ni बराबर N बराबर कांस्टेंट। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का हम आंशिक अवकलन कीजिए तो ये आ जाएगा समेसन, यहाँ पे I लिख देता हूँ, डी Ni, कांस्टेंट का अवकलन मैं 0 लिख देता हूँ। समीकरण नंबर 2, देखिए इसी प्रकार कणों की संख्या और ऊर्जा भी नियत होगी, तो ऊर्जा को नियत होगी तो E1 N1 का मान, E2 N2 का मान, कुल ऊर्जा कितनी है? E, वो क्या है? नियत। देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3, इसका अवकलन कीजिए। देखिए ये नियत है, इसका अवकलन Dni बराबर क्या होगा? 0। देखिए यदि हम G1, G2, G3 और ये आदि ऊर्जा स्तर E1, E2, E3 में प्रकोष्ठों की संख्या है तो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार पहली ऊर्जा स्तर में N1, दूसरी ऊर्जा स्तर में N2 और IV ऊर्जा स्तर में कणों के Ni कणों के पाए जाने की कुल प्रायिकता कितनी होगी? W, यानी W बराबर, यहाँ पर पाई वो योग है, फैक्टोरियल Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल Ni फैक्टोरियल Gi माइनस 1। समीकरण नंबर 5, देखिए Ni और Gi ये जो लिख रहे हैं Ni और Gi क्या है? प्रकोष्ठों की संख्या, Ni है कणों की संख्या। Ni और Gi का मान 1 से बहुत कम होता है तो इक्वेशन 5 में हम 1 को नगण्य मान लेते हैं भाई। अगर जो ही हम 1 को नगण्य मानेंगे इक्वेशन 5 ये हो जाएगा W बराबर पाई एक को नगण्य छोड़ दे देंगे Ni प्लस Gi बटा Ni फैक्टोरियल Ni फैक्टोरियल Gi। समीकरण नंबर ले देते हैं 6। समीकरण नंबर 6 का लॉग लेने पर
बाईं साइड में आएगा log W, ये योग है यानी समेशन, ये आ जाएगा log फैक्टोरियल ni प्लस जी आई माइनस log फैक्टोरियल ni माइनस log फैक्टोरियल जी आई। यानी मैंने समीकरण नंबर 6 के दोनों पक्षों में मैंने log लिया है, यानी जो ही मैं log लूँगा समीकरण 6 हमें इस प्रकार प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं कि स्टर्लिंग ने एक सूत्र दिया था, मैं वो सूत्र वापस लिख रहा हूँ। स्टर्लिंग ने एक सूत्र दिया था, स्टर्लिंग के अनुसार log फैक्टोरियल n बराबर n log n माइनस n। इसका प्रयोग करेंगे भाई, जो ही प्रयोग करेंगे log W बराबर समेशन n i प्लस जी आई log n i प्लस जी आई माइनस कोष्टक एन आई प्लस जी आई। देखिए यहाँ तक मैंने स्टर्लिंग के सूत्र का प्रयोग किया है। अब मैं पुनः इसका प्रयोग करूँगा। स्टर्लिंग के सूत्र के अनुसार मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस लगाने के बाद मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। अब मैंने इसके लिए स्टर्लिंग का सूत्र का प्रयोग किया है, अब मैं इसके लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ। बाहर माइनस है तो अंदर जी आई लॉग जी आई माइनस जी आई मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। जो इसको अब हम सरल करेंगे तो आएगा log W बराबर समेशन एन आई प्लस जी आई log एन आई प्लस जी आई। देखिए यहाँ तक मैंने लिखा है, ये माइनस का एन आई हो जाएगा, ये माइनस का जी आई हो जाएगा। अब देखिए ये बाहर माइनस है, पूरे कोष्टक के अंदर चिन्ह बदल जाएगा। ये एन आई लॉग एन आई ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का चिन्ह एन आई लॉग एन आई, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, प्लस का एन आई। ये देखिए ये पूरी की पूरी संख्या बाहर माइनस है, कोष्टक के बाहर माइनस है, ये प्लस किया तो ये पूरी की पूरी संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस जी आई लॉग जी आई, ये प्लस के हो जाएंगे जी आई। ये देखिए यहाँ पर मैं प्लस एन आई माइनस एन आई माइनस जी आई प्लस जी आई, इन सभी को मैं काट देता हूँ। प्लस के एन आई से माइनस का एन आई कट जाएगा और प्लस के जी आई से माइनस का जी आई कट जाएगा। उसके बाद हम इसको आगे लिखेंगे। आगे देखिए log W बराबर समेशन, ये है एन आई प्लस जी आई लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई माइनस जी आई लॉग जी आई।
समीकरण नंबर 7। देखिए समीकरण नंबर 7 हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद इसके आगे हम ये समीकरण 7 के बाद आगे से हम अगले वीडियो में करेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।